चंद्रशेखर एक स्कूल टीचर था। अपनी पत्नी के साथ तिरुमलपुर बस स्टैंड में खड़े होकर उलझनों के साथ इधर उधर देख रहा था। अजी, अगर आप ऐसे ही खड़े खड़े देखते रहेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कमलापुर जाने वाली बस कब आएगी? मैं पता लगा लूंगा श्यामला, तुम चिंता मत करो। चंद्रशेखर कह ही रहा था, तभी सूरज नाम का एक आदमी उसी रास्ते से जा रहा था। चंद्रशेखर उसे रोकते हुए, देखो बेटा, मैं एक शिक्षक हूँ, मेरा नाम चंद्रशेखर है। टीचर? स्कूल टीचर है या स्कूल मास्टर है? श्यामला इस बात से शर्मिंदगी महसूस करने लगती है। क्या जी, मैंने आपसे कहा था ना, अगर कोई आपसे बात करने आए तो आप अपना परिचय स्कूल टीचर के तौर पे ही दीजिएगा। ऐसी बात करेंगे तो लोग आपसे उल्टा सवाल तो करेंगे ही ना। मास्टर जी, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अगर कुछ करने लायक होगा तो मैं जरूर करूँगा, और नहीं होगा तो नहीं कर पाऊंगा और मैं अपने रास्ते चला जाऊंगा। असल में हम कमलापुर जा रहे हैं। क्या तुम्हें पता है कि बस कब आएगी? चंद्रशेखर की इस बात पर सूरज जोर जोर से हंसने लगता है। ये देखकर दोनों पति पत्नी हैरान रह जाते हैं। ये क्या जी, ये लड़का ऐसे क्यों हंस रहा है? अब मुझे क्या पता श्यामला, मैं तो इस लड़के से तुम्हारे सामने ही मिल रहा हूँ। भगवान जाने ये इस तरह से क्यों हंस रहा है। दोनों बात कर ही रहे थे, सूरज अपनी हंसी को रोकते हुए कहता है, कोई सुना है ने? ये शिक्षक जी कमलापुर के स्कूल टीचर है। सुनो, ये स्कूल टीचर कमलापुर जा रहे हैं कमलापुर की बस से। वो हंसते हुए वहां से चला जाता है। शेखर और उसकी पत्नी को थोड़ा अजीब सा लगता है। तभी वहां से एक ऑटो चालक सुंदर अपना ऑटो लेकर गुजर रहा होता है। सर, आप लोगों की बातें मैंने सुनी, वो एक कंजूस गांव है। कंजूस गांव? इसका मतलब क्या है? सर, उस गांव के लोग बड़े ही कंजूस है, इस वजह से वहां जाने वाली बस को भी बंद कर दिया गया है। क्या कहा? फिर हम कमलापुर गांव कैसे पहुंच पाएंगे? सर, आप मुझे 100 रुपए दे दीजिए, मैं आपको वहां तक सुरक्षित पहुंचा दूंगा। अब इस बात के लिए तोल मोल मत कीजिए, क्योंकि वापस आने के लिए सवारी नहीं मिलेगी, और मिलेगी भी तो पैसे नहीं देंगे। सुंदर की बातें सुनकर चंद्रशेखर और उसकी पत्नी ऑटो में बैठ जाते हैं। सुंदर ऑटो लेकर कमलापुर की ओर चल पड़ता है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो पा रहा है कि पूरा गांव इस तरह से कंजूस कैसे हो सकता है। वैसे भी सर, आप उसी गांव में जा रहे हैं, वहां पे 2 दिन रहेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। 1 घंटे के सफर के बाद सुंदर ऑटो को कमलापुर गांव में एक पेड़ के नीचे जाके रोकता है। चंद्रशेखर और श्यामला ऑटो से उतरते हैं। श्यामला चारों ओर देख रही होती है और उसके पति शेखर पैसे दे रहे होते हैं। सुंदर ऑटो लेकर चला जाता है। तभी श्यामला को एक बोर्ड पर कंजूसों का गांव लिखा हुआ दिखता है। अजी, वो बोर्ड देखिए जरा। श्यामला के कहने पर चंद्रशेखर देखने लगता है। उस बोर्ड पर लिखा था कंजूसों का गांव। वो आश्चर्य होकर देख ही रहे थे, तभी गांव के स्कूल में काम करने वाला अटेंडर पुरुषोत्तम अपने हाथों में चप्पल लेकर वहां आता है। ये हाथ में चप्पल पकड़ के क्यों चल रहे हो तुम? क्योंकि अभी हम... कहते कहते रुक जाता है। चंद्रशेखर और उसकी पत्नी उलझन में देखने लगते हैं। वो हम छाये में... फिर वो रुक जाता है। तुम बार बार कहते कहते इस तरह रुक क्यों जा रहे हो? पेड़ के नीचे खड़े हैं ना, इसलिए। इतने कंजूस तो मत बनो, ये बचत है साहब। श्यामला, बार बार इस तरह से मैं रुकने की आदत को सहन नहीं कर सकता। स्वागत है सर नए। वो फिर रुक गया। उसने एक हाथ से अपनी चप्पल पकड़ी और दूसरे हाथ से चंद्रशेखर का सामान ले लिया। ये क्या है? तुम आधी बात कहकर बार बार रुक क्यों जाते हो? मालिक, मैंने जो भी कहा। वो फिर रुक जाता है। अब फिर से क्यों रुक गए तुम? माफ कीजिएगा, ऐसे ही रुक जाता हूँ। इस बार जैसे ही वो रुक गया, श्यामला उसकी बात समझ गई और कहने लगी, देखो जी, ये बोलते समय पूरी लाइन नहीं कह रहा है, इसका मतलब है ये रुक रुक के कह रहा है, थोड़ी थोड़ी सांसें लेकर। कितना कंजूस है। मैडम, आपने बिल्कुल सही। वो फिर रुक गया। अब चंद्रशेखर का दिमाग चकरा गया। चलिए आपका घर दिखाता हूँ।
पुरुषोत्तम ये कहकर धीरे धीरे एक घर की ओर चलने लगता है। चंद्रशेखर और उसकी पत्नी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। घर के बाहर एक महिला चाबी लेकर खड़ी थी। चंद्रशेखर समझ जाता है कि वही घर की मालकिन है। क्या आप इस घर का ख्याल रखेंगे? पहले घर तो देख ले। लोगों ने कहा था ये कंजूसों का गांव है। अब ये घर देखकर तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि असल में ये कोई घर है भी कि नहीं। श्यामला, गांव का नाम कंजूसों का गांव है और पुरुषोत्तम का रवैया भी कुछ ऐसा है। इसका मतलब ये नहीं यहाँ के सभी लोग ऐसे होंगे। नहीं जी, ये घर जैसा तो लग रहा है, पर ये असल में घर नहीं है। आप लोग बुरा मत मानिएगा। वैसे किराया कितना है? कांता ने भाड़ा बताया। चंद्रशेखर ने भी पैसे दे दिए। अब मैं तुमको घर के नियम बताती हूँ, जरा ध्यान से सुनो। मैं बार बार नहीं बोलने वाली, और हाँ, कोई बहाना भी नहीं चलेगा। हाँ हाँ, ध्यान से सुन लो। ये अपने कंजूसों वाले नियमों से हमारा सर दर्द कर देगी। दिन में बिजली नहीं रहेगी, बाहर से अच्छी हवा आती है, वही काफी है। रात को 10 बजे तक अपना खाना खत्म कर लेना। छोटा बड़ा कोई पंखा नहीं चलेगा। ग्राइंडर का इस्तेमाल नहीं करना है। लाइट एक ही चलेगी, चाहे वो घर के अंदर हो या बाहर हो। घर के पीछे कुआं है, तुम दोनों जाकर 2-2 बाल्टी यानी 4 बाल्टी पानी दिन भर के लिए ले आ सकते हो। लकड़ी के चूल्हे पे ही खाना बनेगा और लकड़ी हम ही से खरीद के जलाना होगा। और अगर हमारे पास केरोसिन स्टोव या गैस स्टोव हो तो उसे अच्छे से बांध के संभाल के रख देना, कहीं दूसरी जगह जाओगे तो काम आएगा। कांता की बातें सुनकर श्यामला को बड़ा गुस्सा आता है। अपने पति को देखने लगती है, पर वो छोटे ना हो जाए इसीलिए बिना कुछ कहे चुपचाप रहती है। चंद्रशेखर भी श्यामला की भावनाओं को समझते हैं। तो क्या हम घर के अंदर जा सकते हैं? जाइए। हाँ, एक और बात, दिन में बस एक ही बार नहा सकते हो, 5 बार पेशाब कर सकते हो और शौचालय एक ही बार जा सकते हो। सोच के कहिए, वो दोनों तो हमारे हाथ में नहीं है ना। अगर हम सतर्क रहे तो सब कुछ हमारे हाथ में ही है। जाओ, जाके घर देख लो। चंद्रशेखर और उसकी पत्नी घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर एक ही कमरे में छत था, बाकी सब कुछ खुला हुआ था। खुला आसमान, सब कुछ दिख रहा था। श्यामला गुस्से से आकर कांता से कहने लगती है, ये क्या है? घर कितना सुंदर है ना? इसे घर कहते हैं। बाहर से देखो तो बड़ा सा घर लग रहा है, जैसे किसी पहाड़ी पे बना हुआ है, लेकिन अंदर जाओ तो बस एक ही कमरे के ऊपर छत है। नहीं नहीं, हमें ऐसा घर नहीं चाहिए। गुस्सा मत करो मैडम, अभी तो बात पूरी भी नहीं हुई है। कुछ पसंद हो चाहे ना हो, पैसे तो वापस नहीं होंगे, बाकी आप जानो। कांता वहां से चली जाती है। चंद्रशेखर और श्यामला सोचते हैं, चलो कोई नहीं, इसी घर में रह जाते हैं। अजी, मुझे बहुत भूख लगी है और मेरा सर भी दुख रहा है। पास के किसी किराने के दुकान से थोड़े से चावल, थोड़े बर्तन और एक पैकेट दूध ले आइए ना। ठीक कह रही हो श्यामला, रुको मैं अभी लेकर आता हूँ। इतना कहकर चंद्रशेखर घर से बाहर चला जाता है। वो थोड़ी दूर चल के जाता है, फिर एक किराने के दुकान पे पहुंच जाता है। वो किराने की दुकान सुशीला की थी। सुशीला अच्छी महिला थी, लेकिन वो कंजूसी में डिग्री हासिल की हुई थी। वो एक आंख में पट्टी बांधे हुए सिर्फ एक आंख से ही देखती थी। आपकी उस आंख में क्या हुआ है? आपने ये पट्टी क्यों बांध रखी है? क्या होगा, एक आंख में बचा के रखी हूँ। सुशीला की ये बात सुनते ही चंद्रशेखर को गहरा झटका लगता है। जैसे तैसे वो खुद को संभालता है। बताइए, क्या चाहिए आपको? मुझे एक दूध का पैकेट दे दीजिए। छोटा ग्लास लाया है या बड़ा ग्लास? मैं ग्लास क्यों ले आऊं, नहीं समझ में आया। यहाँ पे दूध पैकेट में नहीं, ग्लास में दिया जाता है। छोटा ग्लास 10 रुपए, बड़ा ग्लास 20 रुपए। सुशीला की ये बात सुनकर चंद्रशेखर दूध के बारे में सोचना ही छोड़ दिया। 2 किलो चावल, 1 किलो इमली, आधा किलो दाल, 1 पैकेट मिर्च पाउडर, 1 छोटा पैकेट नमक। और क्या है आपके पास? सब्जी है? अगर है तो 1 किलो टमाटर और आधा किलो भिंडी भी दे दीजिए। अरे साहब, पहले सामान ले लीजिए, फिर मैं आपको सब्जी दूंगी। साथ में झोला लाए है कि नहीं? नहीं, मैं साथ में झोला तो नहीं लाया हूँ। क्यों, आपके पास बैग नहीं है? साहब, 100 रुपए में कवर पैकेट कैसे खरीदे? हाँ, एक और बात साहब, हम यहाँ किलो में सामान नहीं बेचते, ग्लास में बेचते हैं। छोटा ग्लास 50 रुपए, बड़ा ग्लास 100 रुपए, बाकी आपकी मर्जी।
ये सब सुनकर चंद्रशेखर को बड़ा गुस्सा आता है और गुस्से में वो अपने कपड़े तक फाड़ देता है। गोविंदपुर गांव में कमलाकर नाम का एक किसान रहता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था दामिनी। उसकी माँ नहीं थी, इसीलिए बड़े ही लाड़ प्यार से बड़ा किया था। उसने कभी दामिनी से कोई काम करने के लिए नहीं कहा और ना ही उसे मेहनत करने दी। इसी कारण दामिनी थोड़ी आलसी हो गई। कमलाकर रोज सबसे पहले उठता, घर के सामने साफ सफाई करता, रंगोली बनाता और फिर खुद को देखकर गर्व से कहता, अरे वाह, मेरी रंगोली कितनी सुंदर लग रही है। अगर पुरुषों के लिए रंगोली की कोई प्रतियोगिता होती तो मैं पहला इनाम जरूर जीत कर ले आता। अगर इससे 10-20 हजार कमा पाता तो बेटी की शादी के लिए थोड़े पैसे मैं बचा भी लेता। ये सोचकर वो खुश होता है। वो खाना बनाता है, पानी भरता है। जब सब तैयार हो जाता है तब भी दामिनी खाने में आलस करती है। इससे तंग आकर कमलाकर गुस्से में उसे खुद खिलाने लगता है। बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मैंने ही तुम्हें इतना लाड़ प्यार दिया कि तुम आज इतनी बड़ी आलसी बन चुकी हो। अब मैं खुद को चप्पल से मारूं या डांटूं, क्या करूं? इतना कहकर वो अपना चप्पल उतारकर खुद को मारने लगता है। उधर दामिनी उसे रोकने की बजाय आराम से बैठकर देखती रहती है। अरे पिताजी खुद को क्यों मार रहे हैं? खाना ही खाना है ना, बस तो आप ही अपने हाथों से मुझे खिला दीजिए। अब कमलाकर के पास कोई और चारा भी नहीं था, इसीलिए वो खाने की थाली ले आकर अपने हाथों से खाना खिला देता है। दामिनी आराम से खाना खा लेती है। पिताजी, मुझे आप में माँ की झलक दिखाई देती है। दामिनी की ये बात सुनकर कमलाकर बहुत खुश हो जाता है। बेटा, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन लड़कियों को इतना आलसी नहीं होना चाहिए। उन्हें फुर्ती से घर का काम काज करना चाहिए। चलो घर की साफ सफाई करो और जाकर कपड़े धो लो। 2-3 दिनों से तुम्हारे सारे कपड़े पड़े हुए हैं धोने के लिए। ठीक है पिताजी, आपने माँ की तरह कहा है ना, अब आपको भी मेरी एक बात माननी होगी। बिल्कुल, बोलो बेटा। मैं सिर्फ माँ के तरह ही नहीं बल्कि बड़े भाई के तरह भी तुम्हारा सारा बात मानूंगा। ठीक है पिताजी, फिर आप बाहर जहाँ एक रस्सी रखी हुई है वहाँ पर एक कुर्सी भी जाके रख दीजिए। पर क्यों बेटा? रख दीजिए ना पिताजी, आपने कहा था ना कि आप मेरी हर बात मानेंगे, तो जाके रख दीजिए ना। दामिनी के कहने पर कमलाकर जाकर वहाँ एक कुर्सी रख देता है। दामिनी धीरे धीरे उस कुर्सी तक जाती है और वहाँ जाकर बैठ जाती है। कमलाकर को समझ में नहीं आता है कि आखिर में बेटी करना क्या चाहती है। वो आश्चर्य होकर उसे देखने लगते हैं। तभी, पिताजी, मेरे कपड़ों को लाकर जरा इन रस्सियों में डाल दीजिए ना, इस तरह कहती है। पिताजी को फिर भी कुछ समझ में नहीं आता। पिताजी, इसमें उलझन की कौन सी बात है? मैं खुद ही अपने कपड़ों को धोऊंगी। आप बस मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। आप कपड़ों को लाकर इन रस्सियों में बस डाल दीजिए। इस तरह से कहने पर कमलाकर चुपचाप कपड़ों को लाकर रस्सी पर डाल देता है। अब पिताजी, पानी का पाइप लाकर यहाँ दे दीजिए ना। पानी का पाइप क्यों चाहिए तुम्हें? पिताजी, लाके दीजिए ना। कमलाकर जाकर पानी की पाइप ले आता है। दामिनी उसे पकड़ के कहने लगती है, पिताजी, अब जाके जरा मोटर चला दीजिए। इतना कहने पर कमलाकर जाके मोटर चला देता है। पानी पाइप से बहने लगता है। दामिनी पानी को कपड़ों पर छिड़कने लगती है। कपड़ों पे इस तरह से पानी छिड़कते देख कमलाकर हैरान रह जाता है। उसे देखकर दामिनी कहने लगती है, देखा पिताजी, कपड़ा धोने का काम और सुखाने का काम एक साथ हो गया। अब बताइए और क्या करना है? बेटी के इस सवाल पर वो क्या जवाब देंगे सोच ही रहे थे कि तभी पंडित जी खुशी खुशी उनके घर पे प्रवेश करते हैं। कमलाकर, मैंने दामिनी के लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है। चलो अंदर चल के बात करते हैं। लेकिन पंडित जी, मैं अभी आ नहीं सकती, मैं कपड़े धो रही हूँ। पंडित जी कामिनी को इस तरह कपड़े धोते देख हंसते हुए कहने लगते हैं, अरे वाह दामिनी, तुम्हारी आलस भी कमाल की है। दुनिया को दिखा दिया कि ऐसे भी कपड़े धो सकते हैं। पंडित जी की बात सुनकर दामिनी शर्मा जाती है। इसमें मुझे कोई अहंकार नहीं पंडित जी। उसकी बात सुन के पंडित जी हैरान रह जाते हैं। अरे कमलाकर, अंदर चलो, कुछ बात करनी है। इतना कहकर पंडित जी और कमलाकर अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर कुर्सी में बैठकर उन दोनों में ढेर सारी बातचीत होती है।
पंडित जी वर के बारे में ढेर सारे विवरण देते हैं। फिर एक अच्छा दिन देखकर दोनों परिवार मिलने के लिए सोचते हैं। दामिनी और आकाश एक दूसरे को देखते हैं। आकाश को दामिनी अच्छी लगती है। जैसा मैंने सोचा था, दामिनी बिल्कुल वैसी ही है। मुझे दामिनी बहुत पसंद है। अगर उसे भी मैं पसंद हूँ तो आप लोग शादी की तैयारी कर सकते हैं। आकाश बाबू, लड़की के बारे में कुछ? मुझे पता है अंकल, पंडित जी ने मुझे पहले से ही सब कुछ बताया है कि दामिनी बहुत ज्यादा आलसी है, पर दामिनी बहुत खूबसूरत है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। बातें चली रही थी कि आकाश की माँ अन्नपूर्णा बीच में आकर कहती हैं, अरे बेटा, वो कह रहे हैं कि वो बहुत आलसी है, बाद में मुसीबत हो जाएगी, बहुत तकलीफ झेलनी पड़ेगी। अरे माँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। एक बार शादी होकर हमारे घर आ जाएगी, वो बदल जाएगी। दामिनी देखने में बहुत खूबसूरत है। मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। आकाश की ये बातें दामिनी सुन रही होती है और मन ही मन सोचने लगती है। शादी की बात जब से मैंने सुना, तब से मुझे लग रहा था मेरी आलसीपन की वजह से अब मेरा बुरा वक्त शुरू होने वाला है। पर अब तो लग रहा है कि ससुराल में भी मेरे अच्छे दिन होंगे। आकाश को अपनी खूबसूरती से अपने हाथों की मुट्ठियों में रखूंगी और उसी से सारा काम करवाऊंगी। इस तरह सोचती है। फिर पंडित जी दोनों परिवार के सहमति से शादी के लिए एक अच्छा दिन तय कर लेते हैं। दामिनी और आकाश की शादी हो जाती है। दामिनी अपने ससुराल चली जाती है। ये सोचकर कि दामिनी नई दुल्हन है, इसलिए शादी के बाद भी सासू माँ अन्नपूर्णा घर का सारा कामकाज कर दिया करती थी। लेकिन दामिनी में कोई फर्क नहीं आया। अन्नपूर्णा और उसके पति कुछ दिनों के लिए काशी यात्रा के लिए चले गए। आकाश ने सोचा कि चलो अच्छा है, अब वो कुछ दिनों के लिए वर्क फ्रॉम होम करेगा। लेकिन अब आकाश का असली काम शुरू हुआ। देखा कि सिंक में बर्तन पड़े हुए हैं, वॉशिंग मशीन में कपड़े रखे के रखे हैं, धुले नहीं हैं। दामिनी, दामिनी। ये सुनकर दामिनी धीरे धीरे चल के आकाश के पास आती है। आकाश अपने गुस्से को काबू में रखते हुए कहता है, मजा आएगा अगर हम दोनों साथ में मिलकर कुछ करें तो। ना ही मुझे खेलना आता है, ना ही गाना आता है, और ना ही घर का काम काज आता है। नहीं दामिनी, वो बात नहीं। हम दोनों में घर का काम काज चलो बांट लेते हैं। इसमें हम दोनों को ही किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। अच्छा ठीक है। मैं सिंक में रखे बर्तनों को मल दूंगा और तुम्हें बस उन्हें धोना है। ठीक है, आप पहले उन्हें मलिए, मैं बाद में जाके धो लूंगी। फिर आकाश दामिनी से बात करते करते बर्तन मलने लगता है। दामिनी, मैंने सारे बर्तन मल दिए हैं, तुम जाके धो लो। मेरी खूबसूरती के खातिर तुम बर्तन नहीं धो सकते क्या? दामिनी की बातों को सुनकर आकाश खुशी खुशी जाकर सारे बर्तन धोने लगता है। देखकर दामिनी बहुत खुश हो जाती है। फिर मस्का लगाते हुए वो आकाश को कहती है, वाह, तुम बहुत अच्छे हो। सुनकर आकाश भी गदगद हो जाता है। अब मैं जाके वॉशिंग मशीन के कपड़े चला देता हूँ। जैसे ही धुल जाएंगे तुम उन्हें सूखने के लिए डाल देना, ठीक है ना? आपने इतनी देर तक यहाँ पर किचन में काम किया ना, अब मैं जाकर कपड़े लेके वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ। ठीक है दामिनी, तुम कपड़े ले जाकर वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए डाल दो। इतना कहने पर दामिनी बाल्टी में रखे कपड़ों को देखकर कहती है, बाप रे, अब मुझे झुकना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं झुक सकती। सोच ही रही थी कि पति आकाश उसे देख रहे होते हैं। पति की हर बात पत्नी को मानना धर्म है। सासू माँ की ये बात मुझे याद आ गई। आप तो मेरे पति है, आपकी बात तो मुझे सुनना ही पड़ेगा। बस आप एक काम कीजिए, आप वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दीजिए, मैं सूखने दे दूंगी। ये सुनकर पति आकाश मुस्कुराता है और कपड़े ले जाकर वॉशिंग मशीन में डाल देता है। वॉशिंग मशीन स्विच ऑन करता है। कुछ देर दोनों प्यार भरी बातें करते हैं। आधा घंटा निकल जाता है, वॉशिंग मशीन बंद हो जाता है। दामिनी, जाओ, जाके कपड़ों को सूखने के लिए दे दो। नहीं। नहीं मतलब? मैं आपकी हर बात मानना चाहती हूँ, पर मेरी खूबसूरती। इससे पहले कि दामिनी बात खत्म करती, आकाश सोचने लगता है। अच्छा छोड़ो दामिनी, मैं ही कर देता हूँ। आकाश कपड़ों को बाहर ले आता है और उन्हें सूखने के लिए डालने लगता है। उसे इस तरह से देखकर पड़ोस का सुदर्शन जोर जोर से हंसने लगता है। अरे ऐसे क्यों हंस रहे हो? जिसकी पत्नी इतनी जिद्दी और नखरे वाली हो, ये देखकर मैं हंसूं नहीं तो क्या करूं? और फिर से जोर जोर से हंसने लगता है।
आकाश उसे अनसुनी कर देता है और दामिनी के कहे मुताबिक काम करने लगता है।